हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिकम एसएससीएन में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने पॉलिटी सेगमेंट के अगले टॉपिक के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संघ तथा राज्य की विधायिका। तो अभी तक जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो डे 5 के अंतर्गत यानी डे 1 में हमने जो टॉपिक कवर किया निर्माण के बारे में, फिर मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ तथा राज्य की कार्यपालिका, और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था न्यायपालिका के बारे में। और आज की क्लास में जो कि हमारा डे 6 होगा, हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक संघ तथा राज्य की विधायिका। तो लेजिस्लेचर के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आगे हमारे केवल 4 क्लासेस यानी कि 4 टॉपिक ही बचे हुए हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। और इसके साथ ही जो पॉलिटी सेगमेंट है हमारे जीके का, वो पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं संघ की विधायिका के बारे में, यानी जो सेंटर की लेजिस्लेचर है उसके बारे में। और ये दिए हुए हैं जो इनसे रिलेटेड प्रावधान। तो हमने देखा था और पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था कि जो भाग 5 है ये आपका रिलेटेड है संघ की कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, सभी आपको भाग 5 में देखने को मिलेंगे। और भाग 6 आपका रिलेटेड है राज्य से, यानी राज्य की जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है, वो सभी आपको भाग 6 में देखने को मिलेंगे। तो संघ की विधायिका के बारे में अगर हम बात करें तो भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 यानी 79 से 122 अनुच्छेद तक जो आपको विस्तार दिया गया है, जो चीज़ें दी गई हैं संविधान में, वो आपकी संघ की विधायिका से रिलेटेड है। अब देखिए, संघ की विधायिका है तो उसमें क्या क्या शामिल होता है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इसमें राज्यसभा, जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, तो ये हमारी राज्यसभा यानी कि उच्च सदन है। उसमें हम यहाँ पर राज्यसभा उच्च सदन है। उसके बाद लोकसभा है, जो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम निम्न सदन कहते हैं। तो राज्यसभा है, लोकसभा है, और साथ ही साथ राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति क्या है, इसका एक अभिन्न अंग है, यानी जो संसद है उसका एक अभिन्न अंग है। यानी जो संघ की विधायिका है उसका एक अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। क्योंकि आपने कोई कानून है, कोई अधिनियम है, आपने राज्यसभा लोकसभा से पास कर दिया, लेकिन जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उसमें नहीं होंगे, उस अधिनियम को यानी संविधान में उसे शामिल नहीं किया जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति भी पार्ट होता है किसका, संघ की विधायिका का। राज्यसभा है, आपकी लोकसभा है, उसके बाद राष्ट्रपति भी इसका एक अभिन्न अंग है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर है यहाँ पर राज्यसभा। तो राज्यसभा जिसे हम अपर हाउस कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। और इसके बारे में जो आपका प्रावधान दिया गया है वो आर्टिकल 80। तो जो आर्टिकल 80 है, आर्टिकल 80 है, वो आपका रिलेटेड है किससे, राज्यसभा से। और इसमें जो आपकी अधिकतम संख्या होती है, यानी सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है, कितनी होती है, ये हो सकती है 250। 250 मैक्सिमम संख्या हो सकती है, जिसमें आपके 238 क्या किए जाएंगे, निर्वाचित किए जाएंगे। और निर्वाचन किसके द्वारा होता है वो भी अब आगे पढ़ेंगे। 238 निर्वाचित किए जाते हैं और 12 इसमें क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। तो 12 मनोनीत किए जाते हैं, 238 निर्वाचित किए जाते हैं, 12 मनोनीत किए जाते हैं। और वर्तमान में जो इनकी संख्या है वो है 245। तो 245 वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं। और अधिकतम जो इनकी संख्या है वो 250 हो सकती है, जिसमें 238 तो निर्वाचित किए जाएंगे और 12 आपके मनोनीत किए जाएंगे। खेल है, राजनीति है, साहित्य है, उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन हैं उनको यहाँ पर मनोनीत किया जाएगा। जैसे आपने देखा सचिन तेंदुलकर को मनोनीत किया गया, तो वो कोई निर्वाचित नहीं किए गए थे, बल्कि वो खेल से रिलेटेड हैं, इसलिए उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। फिर राज्यसभा सदस्यों की जो सीटें हैं, किस राज्य से कितनी हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश। और सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं यहीं से देखने को मिलेंगी आपको, और उनकी संख्या है 31। महाराष्ट्र से 19, तमिलनाडु से आपको 18 जो सीटें हैं राज्यसभा की वो देखने को मिलेंगी। फिर है यहाँ पर अगला निर्वाचन। तो देखिए निर्वाचन कैसे होता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कोई डायरेक्ट निर्वाचन नहीं होता, बल्कि जो आपके एमएलए होते हैं, यानी जो विधायक होते हैं, वही वोट करते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। तो विधायक यहाँ पर वोट करते हैं, जो राज्य की विधानसभा होगी उसके जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, वही राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। इस प्रकार से इनका निर्वाचन होता है। और जो अर्हता होती है कितनी होती है, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो राज्यसभा में आपको ध्यान रखना है 30 वर्ष चाहिए होती है, बाकी लोकसभा में 25 वर्ष। फिर कार्यकाल 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, लेकिन इसीलिए इसको कभी विघटित ना होने वाला सदन कहा जाता है। यानी राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती, क्योंकि 2 वर्ष बाद जो 1/3 सदस्य हैं वो क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य उसमें
ऐड हो जाते हैं, इसीलिए इसका कभी विघटन नहीं होता और 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। फिर है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, यानी जो उपराष्ट्रपति होता है उसको विधायक द्वारा चुना नहीं जाता, लेकिन ये पदेन सभापति होता है। तो जब उपराष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा था तब भी हमने आपको बताया था कि जो उपराष्ट्रपति है ये सभापति होता है किसका, ये होता है आपका राज्यसभा का सभापति। और इसमें हम बात करें तो पदेन सभापति है तो राज्यसभा, इसमें आपकी राज्यसभा में जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। फिर आगे हम देखें तो धन विधेयक को जो राज्यसभा है कितने दिन तक रोक सकती है, 14 दिन तक ही केवल रोक सकती है धन विधेयक को राज्यसभा। और उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 312, और आर्टिकल 312 में राज्यसभा 2/3 सदस्यों के समर्थन से कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाओं में कौन आता है हमारा, जैसे IAS है, IPS है, IFS है, ये सभी हमारे अखिल भारतीय सेवाओं में आते हैं। तो आर्टिकल 312 के तहत यहाँ पर स्पेशल पावर दी गई है किसी राज्यसभा को कि वो अखिल भारतीय सेवा को स्थापित करें, और राज्यसभा में 2/3 समर्थन के साथ यहाँ पर नई अखिल भारतीय सेवा को स्थापित किया जा सकता है। बाकी धन विधेयक जैसा कि आपको पता है केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, उसे भेजा जरूर जाता है राज्यसभा में, लेकिन वो 14 दिनों के बाद स्वतः ही पारित माना जाएगा अगर 14 दिनों तक राज्यसभा उसे पारित नहीं करती है। तो ये कॉन्सेप्ट हुए हमारे राज्यसभा से रिलेटेड, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो हमने देखे। अब आगे हम देखेंगे लोकसभा, जिसे कि निम्न सदन लोअर हाउस कहा जाता है, और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका जो निर्वाचन है वो आगे हम देखेंगे किस प्रणाली के द्वारा किया जाता है, कैसे लोकसभा के जो सदस्य हैं वो चुने जाते हैं। इसका जो प्रावधान है आपका 81 में देखने को मिलता है। तो 80 में हो गई आपकी राज्यसभा और 81 में आपकी हो गई लोकसभा। अब देखिए इसमें जो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो इसमें अधिकतम संख्या हो सकती है 552, और 552 में भी इसका बंटवारा किया गया है, जिसमें आपके 530 जो सदस्य होंगे ये आएंगे राज्यों से। तो राज्यों से चुनकर आएंगे 530 सदस्य, और उसके बाद जो 20 सदस्य हैं ये आपके यूनियन टेरिटरी से चुनकर आएंगे, और बाकी जो 2 बचे हैं ये आपके आंग्ल भारतीय होंगे। और इस कॉन्सेप्ट को अभी समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा, यानी अब ये जो 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा उनको अब नहीं किया जाएगा। तो मैक्सिमम संख्या हम ये कह सकते हैं 550 हो सकती है। अगर ऑप्शन में आपको 550 मिले तो वो भी आपका सही होगा, वैसे 552 है तो वो भी आपका आंसर सही है, लेकिन इस यानी मनोनीत करने वाले इस प्रावधान को अब वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। फिर वर्तमान संख्या क्या है, तो ये है 543। तो 543 वर्तमान में लोकसभा सदस्य हैं, अधिकतम हो सकते हैं आपके 552। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर आगे आता है निर्वाचन। इसका जो निर्वाचन है किस प्रकार से किया जाता है, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका क्या मतलब है, तो जो देखिए सांसद होते हैं उनका निर्वाचन जनता के द्वारा ही किया जाता है। हम लोग वोट करते हैं, यानी जो 18+ व्यक्ति हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, वोट करते हैं, और हम सीधे लोकसभा सदस्यों को चुनते हैं, और वही क्या कहलाते हैं, सांसद कहलाते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा बहुमत वाला ही जीतता है, और उसे ही हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, उसे ही कहा जाता है जिसमें ज़्यादा बहुमत वाला हमेशा विजेता होता है। फिर अर्हता 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए आपको लोकसभा चुनाव के लिए लड़ने के लिए, और कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है। लोकसभा की बैठक के लिए जो गणपूर्ति है, कोरम है, वो कितना चाहिए होता है, 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। पूरी लोकसभा सदस्यों की संख्या का जब 10% आपके यहाँ पर 1/10 सदस्य उपलब्ध होंगे, यानी कि उपस्थित होंगे, तभी उसकी गणपूर्ति होगी लोकसभा की बैठक के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ आर्टिकल लोकसभा से रिलेटेड हैं, जिसमें आर्टिकल 110 है, यानी 110 है, धन विधेयक केवल आपका लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है, यानी धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही जारी होगा। फिर है आर्टिकल 108, और इसमें बताया गया है दोनों सदन में गतिरोध होने पर जो संयुक्त बैठक है वो आपकी बुलाई जाएगी, यानी लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होगी वो बुलाई जाएगी। और बुलाएगा कौन, बुलाएगा राष्ट्रपति, और अध्यक्ष होगा लोकसभा अध्यक्ष। तो ये आपको याद रखना है, लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त बैठक होगी राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाएगी, और उसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। फिर है संसद की कार्यवाही, ये किस प्रकार से होती है, तो संसद की कार्यवाही की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले होता है प्रश्नकाल,
और प्रश्नकाल में होता है 11 से 12 बजे का जो समय होता है ये प्रश्नकाल होता है। सभी प्रश्न पूछते हैं जिसमें आपके कई टाइप के प्रश्न होते हैं, मौखिक प्रश्न, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। तो इस टाइप के आपके कई सारे प्रश्न होते हैं प्रश्नकाल में 11 से 12 बजे के बीच। और फिर आता है शून्यकाल जो कि होता है 12 बजे से 1 बजे तक। तो 12 बजे से 1 बजे का जो समय होता है आपका वो होता है शून्यकाल, 11 से 12 बजे प्रश्नकाल। और इस प्रकार से संसद की कार्यवाही आपकी चलती है। फिर है संसद के सत्र कौन कौन से होते हैं। तो सत्र हम सुनते हैं समय समय पर, इसका सत्र भी चलते हैं लोकसभा के जो हैं। तो संसद के जो सत्र होते हैं, बजट सत्र होता है आपका फरवरी से मई, और जिसमें आपका बजट प्रस्तुत किया जाता है और इसीलिए इसका नाम है बजट सत्र। तो बजट प्रस्तुत किया जाता है, बजट सत्र हो गया आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक, फिर उसमें चर्चाएँ चलती रहती हैं। फिर आता है मानसून सत्र जो कि मानसून में स्टार्ट होता है जुलाई से अगस्त। जुलाई से अगस्त होता है आपका मानसून सत्र। फिर है शीतकालीन सत्र, ये होता है आपका नवंबर से दिसंबर तक। तो नवंबर से दिसंबर में आपका शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र आपका जुलाई से अगस्त, बजट सत्र आपका फरवरी से मई के बीच में होता है। फिर है सत्र आहूत, यानी सत्र आहूत करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होती है। सत्र का अगर स्थगन करना है, बैठक का स्थगन करना है, यानी जब सत्र चल रहा है उसका स्थगन करना है तो वो करेगा पीठासीन अधिकारी। और सत्रावसान, यानी अब जैसे बजट सत्र चल रहा है और इसको क्या करना है, समाप्त करना है, तो इस सत्र को समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। और उसके बाद जैसे तो इसी प्रकार से बजट सत्रावसान राष्ट्रपति, सत्र आहूत करना राष्ट्रपति, और स्थगन करेगा पीठासीन अधिकारी। तो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको याद रखने हैं। फिर आती है देखिए राज्य की विधायिका। तो ये हमारी संघ की विधायिका थी जिसमें राज्यसभा और लोकसभा आपकी शामिल है, यानी हमने पढ़ा पहले राज्यसभा के बारे में, फिर लोकसभा के बारे में 80-81 आर्टिकल के अंतर्गत, और राष्ट्रपति के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं जो कि इसका क्या होता है, अभिन्न अंग होता है, प्रेसिडेंट। अब हम पढ़ेंगे राज्य की विधायिका के बारे में, और भाग 6 में आर्टिकल 168 से 212 तक जो आपका प्रावधान है वो राज्य की विधायिका का प्रावधान दिया गया है, यानी राज्य की जो विधायिका है उसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 168 से 212 तक। और राज्य की विधायिका में कौन कौन शामिल है, तो इसमें आपका शामिल है विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। तो उसी प्रकार से जैसे वहाँ राज्यसभा थी, लोकसभा थी और राष्ट्रपति थे, उसी प्रकार से विधान परिषद है और विधानसभा है और आपके गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल है, जो कि राज्यपाल एक अभिन्न अंग यहाँ पर माना जाएगा। जो राज्य के कानून कोई अगर बनेगा तो उसमें राज्यपाल के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल, ये 3 इसके अंग होते हैं। फिर आता है सबसे पहले विधान परिषद। तो आर्टिकल 169 के तहत विधान परिषद के निर्माण के बारे में बताया गया। तो देखिए जो विधान परिषद है वो आपकी हर राज्य में आपको नहीं मिलेगी, यानी हर स्टेट में आपको देखने को नहीं मिलेगी। कुछ ही चुनिंदा स्टेट है जिनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, उनमें आपको द्विसदनीय प्रणाली मिलेगी। जहाँ पर देखिए विधान परिषद और विधानसभा दोनों होंगी उसे हम कहेंगे द्विसदनीय प्रणाली, यानी द्विसदनीय व्यवस्था वहाँ पर है। तो कुछ स्टेट ही ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही हैं, नहीं तो हर जगह आपको विधानसभा ही देखने को मिलेगी। तो फिर आर्टिकल 171 के तहत क्या बताया गया है, किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। अब देखिए कहीं पर अगर 30 सदस्य हैं विधानसभा में, किसी राज्य की विधानसभा में 30 सदस्य हैं, तो जो मैक्सिमम संख्या विधान परिषद में उस राज्य के सदस्यों की हो सकती है वो केवल और केवल 10 होगी, यानी 10 से अधिक संख्या वहाँ पर विधान परिषद के सदस्यों की नहीं हो सकती। यानी लोकसभा हमेशा ही यहाँ पर मेजॉरिटी में रहेगा और ऊपर रहेगा, विधान परिषद के सदस्य यहाँ पर कम ही होंगे। और इसका भी कार्यकाल राज्यसभा की तरीके 6 वर्ष का होता है, और इसमें भी अर्हता आपको 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, तभी यहाँ पर आप एक प्रकार से विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। फिर वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, यानी कि द्विसदनीय प्रणाली है, जिनमें आपका आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना है और उत्तर प्रदेश है। और विधान परिषद केवल सामान्य विधेयक को केवल और केवल 4 माह तक रोक सकती है। अगर विधानसभा ने कोई विधेयक पारित किया है, अगर वो सामान्य विधेयक भी है, तो उसे केवल और केवल विधान परिषद 4 माह के लिए 4 माह तक ही रोक सकती है, उसके बाद उसे पास करना ही होगा। फिर है धन विधेयक के संदर्भ में विधान परिषद द्वारा इसे 14 दिनों तक ही केवल रोका जा सकता है। जैसा कि आपको पता है धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा और विधानसभा में ही पारित किया जा सकता है, और 14 दिन में ही इसको भेजा जाएगा। जब राज्यसभा हो या फिर विधान परिषद, दोनों को ही 14 दिन के अंदर इसको पारित करना होगा।
अन्यथा ये स्वतः ही पारित माना जाएगा। तो ये एक हम ये कह लें कि लोकसभा को और विधानसभा को स्पेशल पावर मिली है धन विधेयक के संदर्भ में। तो ये आपको याद रखना है इससे रिलेटेड। फिर आगे आता है विधानसभा के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसमें है आर्टिकल 170 जो कि बताता है विधानसभा की संरचना के बारे में, यानी विधानसभा की जो संरचना है किस प्रकार से होगी। और इसमें मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है सदस्यों की, यानी 500 से 60 के बीच में आपकी संख्या होनी चाहिए विधानसभा सदस्यों की। और इसमें कुछ देखिए अपवाद भी हैं, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर 60 से भी कम संख्या है विधानसभा सदस्यों की। तो इसमें है आपका नागालैंड, और नागालैंड में जो संख्या मिलेगी ये मिलेगी 60। मिजोरम में आपको 40 सीटें मिलेंगी विधानसभा की, और सिक्किम में आपको 32, अरुणाचल प्रदेश में 60 और गोवा में 40। तो इस प्रकार से कुछ अपवाद भी हैं जहाँ 60 से कम सीटें, और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि जो सिक्किम में विधानसभा सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, विधानसभा जो सीटें हैं वो कितनी हैं। तो ये आपको इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं आपको याद रखना है विधानसभा से संबंधित। फिर आगे आता है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, वैसे जितने भी हमारे राज्य हैं सभी में आपको विधानसभा देखने को मिलेगी, और ये राज्य का लेजिस्लेचर ही होता है, यानी राज्य को जब कानून पारित करना है, कुछ करना है तो कहाँ पर करेगा, विधानसभा में करेगा। लेकिन यूनियन टेरिटरी क्या है, पूरी तरीके से केंद्र शासित होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, तो उनमें विधानसभा का कॉन्सेप्ट नहीं होता। लेकिन आपको याद रखना है 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभाएं भी आपको देखने को मिलेंगी, जिनमें एक है दिल्ली, और दिल्ली में है आपकी 70 सीटें, जहाँ पर वर्तमान में अरविंद केजरीवाल क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो जो विधानसभा के द्वारा ही जो सदस्य हैं उनके द्वारा ही क्या किया जाता है, चुना जाता है, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो लोकसभा में जब हम देखते हैं। और उसके बाद आता है पुडुचेरी, और इसमें 30 सीटें हैं विधानसभा की। तो 2 ही आपकी यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पर विधानसभाएं हैं, बाकी जगह आपके केंद्र शासित हैं, पूरी तरीके से गवर्नर के अंडर में ही चीज़ें वहाँ पर रहती हैं। यहाँ पर भी आपके गवर्नर होंगे, गवर्नर तो आपके हर स्टेट में होंगे, यूनियन टेरिटरी हो या फिर स्टेट हो। और जो विधानसभा की आपकी अवधि होती है वो कितनी होती है, वो होती है 5 वर्ष। तो 5 वर्ष अवधि होती है, अर्हता होती है 25 वर्ष। तो आपको ध्यान रखना है लोकसभा हो या विधानसभा हो, दोनों में 25 वर्ष 5 वर्ष, इस टाइप से आपको याद रखना है। फिर है आपकी विधान परिषद हो या राज्यसभा हो, दोनों में आपका 30 वर्ष और 6 वर्ष, यानी 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 6 वर्ष कार्यकाल, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 5 वर्ष जो उसका क्या होता है कार्यकाल। फिर धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो धन विधेयक हमने आपको बताया था पीछे भी, केवल और केवल लोकसभा और विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक के बारे में आपको याद रखना है। अब देखिए ये हमारी कंप्लीट हो गई थ्योरी चारों से रिलेटेड, यानी हमने पढ़ा लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, विधानसभा के बारे में, विधान परिषद के बारे में। अब हम देख लेते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए पूछा गया है पहला क्वेश्चन, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस जनगणना पर। तो देखिए जो हमारे लोकसभा में राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किया जाता है, सीटों की जो संख्या निर्धारित की जाती है वो आपकी जनसंख्या बेस्ड होती है, यानी जनसंख्या पर ही आधारित की जाती है कि जहाँ पर जितनी जनसंख्या है उसी हिसाब से वो क्षेत्र बनाए जाते हैं कि इस क्षेत्र से जो ये प्रत्याशी हैं जो यहाँ पर इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए इसमें जो ध्यान में रखा जाता है अभी तक वो है 1971 की जनगणना। देखिए 1971 की जनगणना के आधार पर ही यहाँ पर सीटों को बांटा गया है, यानी जो क्षेत्र हैं लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए वो बनाए गए हैं। अब अगला प्रावधान है कि 2026 में जो जनगणना हो उसके हिसाब से यहाँ पर बनाई जाए चीज़ें, लेकिन अभी तक उसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। अभी तक जो आपको याद रखना है 1971 की जनगणना के अनुसार ही लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। फिर है अगला क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं, क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, भाषा के आधार पर या गरीबी के आधार पर। देखिए गरीबी या भाषा तो कोई इसका सेंस है नहीं, और क्षेत्रफल भी यहाँ पर कोई सेंस नहीं रखता। सही आंसर होगा जनसंख्या। जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी सीटें वहाँ पर ज़्यादा होंगी, और यही कारण है कि आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा सीटें देखने को मिलती हैं। तो इसका कारण केवल और केवल यही है कि वो जनसंख्या के आधार पर ही निर्धारित की जाती हैं। फिर लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं। तो कम से कम आपसे पूछा गया है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं। तो मैक्सिमम तो आप देखते ही हैं कि 3 सत्र हमारे होते हैं।
और पीछे हमने पढ़ा बजट सत्र हो गया, मानसून सत्र हो गया, शीतकालीन सत्र हो गया। तो 3 सत्र तो हमारे होते ही हैं, लेकिन कम से कम आपको ज़रूरी है कि वर्ष में 2 बार तो सत्र होना ही चाहिए। एक सत्र आप स्किप कर सकते हैं, जिसमें आप मानसून सत्र हो, शीतकालीन सत्र हो, आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन 2 बार मिनिमम आपको सत्र यहाँ पर बुलाना ही पड़ेगा। फिर है लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताहों तक रोका कर रखा जा सकता है। तो देखिए पीछे जो हमने पढ़ा थ्योरी में, वो हमने पढ़ा कि राज्यसभा हो या विधान परिषद हो, केवल और केवल धन विधेयक को वो 14 दिन तक रोक सकती है। लेकिन देखिए ऑप्शन में कहीं पर आपका 14 दिन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर आपका टर्म यूज किया गया है सप्ताह। तो 14 दिन, एक दिन यानी कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो 14 दिन में कितने सप्ताह होंगे, 2 सप्ताह होंगे। तो आंसर आपका सही होगा 2। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन में आपको घुमाया जा सकता है, तो उसको आपको याद रखना है। फिर है भारत में लोकसभा अध्यक्ष क्या किया जाता है। तो लोकसभा में जैसे हम देखते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को चयनित करते हैं। तो यहाँ पर चयन किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष का, क्योंकि वो भी ये क्या होता है, एक आपका सांसद ही होता है। जैसे कि वर्तमान में आप देखते हैं ओम बिरला हैं क्या लोकसभा अध्यक्ष, और वो राजस्थान के कोटा से एक सांसद भी हैं। तो उन्हीं को क्या किया जाता है, जो भी लोकसभा के सारे सदस्य होते हैं वही उसी में लोकसभा अध्यक्ष को यहाँ पर चयन करते हैं, चयनित करते हैं। ना वो निर्वाचित किया जाता है, ना ही वो नियुक्त किया जाता है, ना ही मनोनीत किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, चयनित किया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस टॉपिक से रिलेटेड। थ्योरी हमने पहले पढ़ी, फिर हमने क्वेश्चन पढ़े, और इस प्रकार से जो पूरा हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर कवर होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, और तब तक के लिए धन्यवाद।